तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं डेटा फ्रेम की मेथड्स और प्रॉपर्टी के इस दूसरे भाग को। तो इसमें हम लोग यहाँ तक आ गए थे। इसके बाद ये जो मेथड है इसको देखते हैं। तो ये बूल मेथड है जो कि डेटा फ्रेम की बूलियन वैल्यू को रिटर्न करता है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो चेक इफ़ द वैल्यू इन द डेटा फ्रेम इज़ ट्रू और फॉल्स। इसमें कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, ट्रू पड़ी हुई है या फॉल्स पड़ी हुई इस डेटा फ्रेम में, तो इसी को हमें चेक करना है। तो ये डेटा है, ठीक है, जो कि आपको एक डिक्शनरी के रूप में दिख रहा है। तो इसी को डेटा फ्रेम में जब डाला गया, डेटा फ्रेम मेथड में पास किया गया, तो यहाँ से जो हमें मिलता है वो एक डेटा फ्रेम मिलता है। फिर इसके बाद हम लोग इस पर चेक कर रहे हैं कि बूल मेथड से ये चेक कर रहे हैं कि इसमें जो डेटा है डेटा फ्रेम में उसमें कौन सी वैल्यू पड़ी है, ट्रू पड़ी है कि फॉल्स पड़ी है। तो यहाँ से df.bool से हमें मिलता है ट्रू, क्योंकि इसमें पड़ी हुई वैल्यू ट्रू। और यहीं पर अगर हम लोग फॉल्स डाल देते हैं तो अब इससे हमें मिलता है फॉल्स। अब मिलेगा यहाँ पर फॉल्स। तो बूल मेथड जो है डेटा फ्रेम की जो वैल्यू है, इसमें आप सिंगल ही वैल्यू रख सकते हैं, या फिर ट्रू रख सकते हैं, या फिर फॉल्स रख सकते हैं, ठीक है। तो यही वैल्यू आपको मिलती है। तो ये फॉल्स है, तो यहाँ पे डेटा फ्रेम की वैल्यू हमें फॉल्स मिलती है। इसके बाद है कॉलम्स मेथड। ये क्या काम करता है, इट रिटर्न्स कॉलम लेबल्स ऑफ द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में जो कॉलम होते हैं उनके नाम को ये रिटर्न करता है। ये बताता है कि क्या क्या नाम हैं उन कॉलम्स के, उनके लेबल्स क्या हैं, ठीक। तो यहाँ से आपको ये दिखेगा, ये आपका data.csv जो डेटा है उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया गया है read.csv मेथड से, और ये आपकी read.csv फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर यही जो कॉलम नेम है, ये देखिए, ये इसके कॉलम के लेवल हैं, इन्हीं को ये रिटर्न कर रहा है, ठीक। जब हम लोग यहाँ पर df.columns का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे जो कॉलम्स है ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको दिख रहा होगा, इंडेक्स के रूप में दिखा रहा है कि इंडेक्स क्या क्या है, ड्यूरेशन है, पल्स है, मैक्स पल्स है, ये सब है, ठीक। तो इस तरीके से है ये। तो इंडेक्स जो वर्ड होता है, इससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ये कॉलम्स और जो रो होती हैं दोनों के लिए इस्तेमाल होता है ये, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये बता रहा है कि इंडेक्स के रूप में क्या काम कर रहा है इसमें। तो इंडेक्स के रूप में ये काम कर रहा है, ऊपर वाली कॉलम लेबल्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है। इसके बाद बात करते हैं कंबाइन की। तो कंबाइन क्या काम करता है, इट कंपेयर्स द वैल्यूज इन टू डेटा फ्रेम्स एंड लेट अ फंक्शन डिसाइड विच वैल्यूज टू कीप। तो ये दो डेटा फ्रेम में जो वैल्यू पड़ी हुई है उनको कंपेयर करता है, और एक फंक्शन भी होता है जो ये डिसाइड करता है इसी कंपेरिजन में कि किस वैल्यू को रखना है, किसको हटाना है। तो देख लेते हैं कंबाइन मेथड को। तो यहाँ पर आपके सामने दो डेटा फ्रेम है, df1 df2, और एक ये फंक्शन है myfunc नाम का, जिसमें दो पैरामीटर आपको दिख रहे होंगे। और यहाँ पर df.combine, df1 के ऊपर कंबाइन मेथड लगाया गया है, और यहाँ पे कंबाइन में हम पास करते हैं df2 और उस फंक्शन को। तो df1 और df2 के बीच कंपेयर की जा रही है इस फंक्शन की मदद से, और यही डिसाइड करेगा फंक्शन कि किस डेटा फ्रेम की वैल्यू को हटाना है, किसको ऐड करना है, कीप रखना है, ठीक। तो ये कैसे काम करता है देख लेते हैं इसको। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका आउटपुट है। तो ऐसे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या आ रहा है, ठीक है। तो df1 में जब कंबाइन मेथड अप्लाई करते हैं, इसमें तो दो आर्गूमेंट जब हम पास करते हैं, एक तो df2 के रूप में यानी डेटा फ्रेम, और दूसरा है फंक्शन, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन के रूप में फंक्शन की कॉलिंग हो रही है। तो इससे क्या होता है, ये दोनों जो डेटा फ्रेम होते हैं इनके जो वैल्यूज़ हैं, कॉलम हैं, एक डेटा फ्रेम की कॉलम का कंपैरिजन दूसरे डेटा फ्रेम के कॉलम से होता है। तो ये वही चीज़ है। तो ये मतलब एक डेटा फ्रेम की पहली कॉलम दूसरे डेटा फ्रेम की पहली कॉलम से कंपेयर होती है। तो एक डेटा फ्रेम की पहली कॉलम का जो सम है, अगर वो दूसरे डेटा फ्रेम के पहली कॉलम के सम से ज़्यादा है, तो आउटपुट क्या आएगा, पहली वाली कॉलम मानी जाएगी, पहले वाले डेटा फ्रेम की पहली कॉलम मानी जाएगी। मतलब दूसरे वाले डेटा फ्रेम की पहली कॉलम को छोड़ दिया जाएगा और किसको रखा जाएगा, पहली वाला जो डेटा फ्रेम है उसकी पहली कॉलम को। तो कुछ इस तरीके से होता है। अब आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं दोनों डेटा फ्रेम को, df1 एंड कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे कर लेते हैं df2। तो इससे आपके सामने आ जाएंगे दोनों वैल्यूज़, दोनों डेटा फ्रेम की वैल्यू आ जाएंगी। कॉलम के रूप में आपको दिखाई देगा, जैसे 0 कॉलम पे आपको दिखेगा ये वैल्यू है, और 1 कॉलम पे आपको दिख रहा होगा 2 और 4 है,
ठीक है। तो यहाँ पर इस 1 और 3 इन दोनों का सम होता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना ए डॉट सम, तो यही है। 1 और 3 को सम किया 4 आया। उसके बाद बी यानी कि दूसरे डेटा फ्रेम की जो पहली कॉलम है 5 और 7, इसको कंपेयर कर रहा था। 5 और 7 को एडिशन किया, 5 7 का 12 आ गया, और यहाँ पर आया था इन दोनों का एडिशन 4, तो 4 इज ग्रेटर देन 12, ठीक है। ये फॉल्स हो जाता है, इसलिए कंडीशन ये इफ़ वाला जो ब्लॉक नहीं चलता है, ठीक है, बल्कि इल्स में जो पड़ा हुआ वो ये चलेगा। यानी कि किसके कॉलम को रखा जाएगा, दूसरे डेटा फ्रेम के पहली कॉलम को रखा जाएगा, यानी कि इसको रिमूव कर दिया जाएगा और इसको रखा जाएगा। इसीलिए आपके आउटपुट में ये वाला आता है, दूसरे डेटा फ्रेम की पहली कॉलम आपको दिखाई दे रही होगी। उसी तरीके से अब इसको कंपेयर करेगा, ये तो पहली कॉलम हो गई, दूसरे जो पहला डेटा फ्रेम है, ठीक है, ये जो पहला डेटा फ्रेम है इसकी दूसरी कॉलम को कंपेयर कर रहा है दूसरे डेटा फ्रेम की दूसरी कॉलम से, यानी कि इनसे। तो इन दोनों का सम निकालिए, 6 आ गया, और इन दोनों का सम कितना हुआ, 14 आ गया। तो ये ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर से ये एल्स वाला पोर्शन चलेगा, क्योंकि ये वाला फॉल्स हो जा रहा है, ठीक, क्योंकि यहाँ से इतना से क्या मिल रहा है आपको, 6 मिल रहा है इन दोनों का सम, और बी डॉट सम से कितना मिल रहा है, 6 + 8 यानी कि 14 मिल रहा है। तो ये फॉल्स हो गया, तो ये तो रिटर्न होगा नहीं, बल्कि एल्स में जो चीज़ है रिटर्न ये होगा। यानी कि कौन सी कॉलम मानी जाएगी, दूसरे डेटा फ्रेम की जो दूसरी कॉलम है वो मानी जाएगी, ठीक है। 6 8 माना जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे 6 8 दिख रहा है। तो इस तरीके से होता है, ये कॉलम वाइज कंपेयर करता है। अब अगर आप यहाँ पर सपोज इसको रखना चाहते हैं, ठीक है, इसको रखना चाहते हैं 1 और 3 को, तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इसको स्मॉल कर देते हैं, 5 और 7 की जो वैल्यू है, ठीक है। तो इसको स्मॉल कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं, और इसको आप 2 कर दीजिए, ठीक है। अब जब इसको रन कराएंगे तो आपको ये वाली कॉलम दिखाई देगी, 1 और 3 वाली यहाँ पे दिखाई देगी 5 7 की जगह पे, क्योंकि जो कंपैरिजन वाला पोर्शन था उसको आपने छोटा कर दिया, ठीक है। देखिए 1 और 3 आ गया, वैसे ही आया जैसे इसको पहले का इन दोनों का सम किया 4 आ गया, उसका कंपैरिजन कर रहा है इस 1 + 2 से। 4 इज़ ग्रेटर देन 1 + 2 यानी 3 से ज़्यादा है, 4 इज़ ग्रेटर देन 3 ज़्यादा है, तो ये रिटर्न क्या होगा, ए, यानी फर्स्ट डेटा फ्रेम की पहली कॉलम ही आउटपुट में आएगी। तो फर्स्ट डेटा फ्रेम की, ये फर्स्ट डेटा फ्रेम है, इसकी पहली कॉलम यानी 1 3 यही वाला पोर्शन आएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से होता है ये। तो कंबाइन फर्स्ट ये मेथड है। तो यहाँ पर देखिए ये नल वैल्यू है, तो इसकी जगह पर कैसे यहाँ पर वैल्यू आती है, तो फिर से हम लोग क्या काम करते हैं, इससे हम लोग ये दोनों डेटा फ्रेम जो है कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें भी वही कहानी है। थोड़ा सा यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसलिए आपको अजीब लग रहा होगा। ये चीज़ आपको फिल करनी है, यही चीज़ वो बोल रहा है। क्या बोल रहा है, इट कंबाइंस 2 डेटा फ्रेम्स, यूज डेटा फ्रॉम द सेकेंड डेटा फ्रेम इफ़ द फर्स्ट हैज़ इन नल वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट डेटा फ्रेम में अगर नल वैल्यू है तो सेकेंड डेटा फ्रेम से वो रिस्पेक्टिव जो वैल्यू होती है, इसी के करस्पॉन्डिंग जो सेल में जो वैल्यू होती है उसी को वो लेके फिल कर लेता है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट डेटा फ्रेम में इस जगह पर, ठीक, इसकी पोजीशन क्या है, ये रो यानी ये इंडेक्स या फिर ये रो और ये कॉलम, यानी कि 1 0 पे ये पोजीशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये पोजीशन कहाँ पर बन रही है, ये वाली बन रही है, ठीक है। तो यही चीज़ जो है इस जगह पे NaN पे आ जाएगी, क्योंकि ये सेकेंड वाला डेटा फ्रेम है, तो इसमें 0 कॉलम फर्स्ट रो, ठीक है। तो ये बन रहा है, और यहाँ पर क्या है, 0 कॉलम फर्स्ट रो, यहाँ पर 9 है, यानी 0 कॉलम फर्स्ट रो पर क्या है, 7 है, तो यही 7 यहाँ पे नन आएगा, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो इस तरीके से होता है ये। उसके बाद एक कंपेयर है, कंपेयर 2 डेटा फ्रेम्स एंड रिटर्न द डिफरेंसेस। दोनों डेटा फ्रेम को कंपेयर करता है और डिफरेंस रिटर्न करता है। तो इसमें तो लिंक दिया नहीं है। कन्वर्ट डेटा टाइप्स, कन्वर्ट द कॉलम्स इन द डेटा फ्रेम्स इनटू न्यू डेटा टाइप्स। तो कन्वर्ट डी टाइप्स क्या काम करता है, ये आपका जो डेटा है, तो इसमें जो कॉलम है इसका जो डेटा टाइप है, तो इसको आप देखेंगे बड़े स्तर पे देखेंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में है। लेकिन अगर इसको और छोटे स्तर पे देखेंगे और माइन्यूट लेवल पे देखेंगे तो आपको इसका एक बेस्ट पॉसिबल डेटा टाइप पता चलेगा, और वो डेटा टाइप पता चलता है इसी मेथड के ज़रिए। तो कन्वर्ट डी टाइप्स की मदद से हम लोग किसी भी कॉलम का जो बेस्ट पॉसिबल डेटा टाइप होता है वो पता कर लेते हैं। तो इसको देखते हैं करके। तो यहाँ पर देखिए ये आपका डेटा है, इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया गया है। तो
यहाँ पर जो df डॉट डेटा टाइप है ये बताता है कि इसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, तो डेटा का जो डेटा टाइप है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब इसके जो कॉलम है ये भी ऑब्जेक्ट के रूप में है। ठीक, तो यहाँ पर नेम ऑब्जेक्ट है और क्वालिफाइड जो कॉलम है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। वहीं जो है इसमें जब कन्वर्ट डी टाइप्स मेथड इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें नया जो डेटा फ्रेम मिलता है उसका डेटा टाइप आपको पता चलेगा। तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, इसका जो बेस्ट पॉसिबल डेटा टाइप है वो आपको पता चलेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट तो है, उसके अंदर क्या, उसके अंदर ये जो है आपको स्ट्रिंग मिलेगी और ये इसका डेटा टाइप आपको बूलियन मिलेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। नेम जो कॉलम था उसका बेस्ट पॉसिबल डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, और क्वालिफाइड जो कॉलम है उसका बेस्ट पॉसिबल डेटा टाइप बूलियन है। तो ये होता है इसमें। इसके बाद है कॉर मेथड। कॉर मेथड का मतलब होता है जो कॉलम होती हैं उनके बीच ये रिलेशन को दिखाता है। मतलब कॉलम में जो डेटा है उनके बीच आपस में क्या रिलेशन है, तो इसी को को रिलेशन से हम लोग पता करते हैं। तो कॉलम के बीच ये रिलेशनशिप को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में ही आती है क्योंकि ये रेशियो होता है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं इसको। और इसको मैंने पहले भी बताया था कि जब आप को रिलेशन निकालते हैं, मतलब कॉलम के बीच रिलेशनशिप निकालते हैं, तो अगर सेम कॉलम को लेंगे, जैसे इस कॉलम को इस कॉलम के साथ रिलेशन ले रहा तो ये हमेशा 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट को रिलेशन होता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। और दूसरी कॉलम से रिलेशन निकालना है, जैसे ड्यूरेशन का पल्स के साथ क्या रिलेशन है, तो ये हो गया -0.9। ठीक है, तो ये एक अच्छा रिलेशन है। यानी कि एक चीज़ बढ़ रही होगी दूसरी चीज़ घट रही होगी। माइनस में है तो यही रिलेशन होता है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। और ड्यूरेशन पल्स में देखेंगे तो यही चीज़ मिलेगी, या फिर पल्स ड्यूरेशन में देखेंगे तब भी आपको यही चीज़ मिलेगी। तो इस टाइप में कोर मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग को कॉलम के बीच रिलेशनशिप को देखना होता है कि क्या रिलेशन है, डेटा के बीच में क्या रिलेशन है, कॉलम डेटा के बीच में। ठीक है, इसके बाद जो मेथड है वो है काउंट मेथड। काउंट मेथड का काम होता है जो हर एक रो में नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को काउंट करना, और इसमें जो नल वैल्यूज़ होती हैं, NaN वैल्यू होती है, ये सब काउंट नहीं होती हैं। नल वैल्यूज़ इसमें काउंट नहीं होती हैं हर एक रो में। जैसे इस रो में कितनी वैल्यूज़ हैं ये काउंट करेगा, इस रो में कितनी वैल्यूज़ हैं ये काउंट करेगा ये। ठीक, तो इसके लिए काउंट मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ऊपर वाले में आपको 1 2 3 4, ऊपर वाले में 4 आएगा, और इस पल्स वाले में कितना आएगा, इसमें 6 है तो इसलिए यहाँ पर 6 आ रहा है। इसके बाद है कोवेरियंस मेथड। कोवेरियंस क्या काम करता है, ये जैसे इससे पहले हम लोगों ने कोरिलेशन पढ़ा था, तो कोरिलेशन हम लोग पता करते हैं कॉलम्स के बीच रिलेशन देखने के लिए। उसी तरीके से कोवेरियंस होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, कोवेरियंस हो गया, वेरियंस हो गया, मीन हो गया, ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स से संबंधित हैं। तो वहाँ पर अगर आपने मैथ में पढ़ा है, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है, तो कोवेरियंस का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। और नहीं तो आपको वीडियो इसके देखने पड़ेंगे कि कोवेरियंस क्या होता है, क्या इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर कोवेरियंस कैसे निकालते हैं उसी को ये बता रहा है। तो हर एक कॉलम का कोवेरियंस ये पता करने के लिए आपको COV मेथड का इस्तेमाल करना होता है आपके डेटा फ्रेम पे। उस हिसाब से इसका आउटपुट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो कोवेरियंस का फार्मूला इस टाइप में होता है, जैसे समेशन ऑफ xi माइनस x मीन, और इसका मल्टीप्लिकेशन होता है दूसरा जो वेरिएबल है उसके डेटा जो आउटपुट आता है उससे। तो हर एक डेटा में से जो मीन वैल्यू है x जो डेटा है उनकी मीन वैल्यू को माइनस किया जाता है। वही काम यहाँ पर भी किया जाता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो सम आता है, टोटल समेशन, उसको डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ़ आइटम्स से। ठीक, तो अगर आपने मैथ पढ़ा तो आपको ये चीज़ समझ में तो आ ही रही होगी, और नहीं तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। इसके बाद है कॉपी मेथड। कॉपी मेथड का काम क्या होता है, इट रिटर्न से कॉपी ऑफ द डेटा फ्रेम। एक डेटा फ्रेम से दूसरे डेटा फ्रेम में ये कॉपी करने का काम करता है। जैसे कि आपका ये डेटा है, इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया डेटा फ्रेम के मेथड का इस्तेमाल करके। जब इसमें हम डेटा पास करते हैं तो ये डेटा फ्रेम है। ठीक है, और इसी की हमें दूसरी कॉपी चाहिए, कॉपी बना रहे हैं हम। ठीक, वी मेक का कॉपी। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं, df डॉट कॉपी इस्तेमाल करते हैं। कॉपी मेथड सिंपली न्यू df नाम का आपके पास नया डेटा फ्रेम आ गया। तो ये तो सिंपल है कॉपी मेथड।
इसके बाद है कममैक्स मेथड। कममैक्स मेथड क्या काम करता है? तो इसके कहने का मतलब ये है कि इसको करके ही देख लेते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा, ये तो सिस्टमेटिक ढंग से है नहीं, तो इसको डेटा फ्रेम को हम लोग एक बार प्रिंट करा लेते हैं और कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर डेटा फ्रेम की कॉलम रो के रूप में सही से टेबुलर स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो ये आपका डेटा फ्रेम है, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पर क्यूमैक्स आया है। तो ये क्यूमुलेटिव मैक्सिमम वैल्यू क्या बोलता है? ये बोलता है कि आपको ऊपर से यानी टॉप से देखना है, ठीक है, कॉलम वाइज देखना है और रो वाइज डाउनवर्ड नीचे की ओर देखना है। तो ये क्या काम करता है, यहाँ पर ये वैल्यू कैसे रख रहा है, इसकी वैल्यू रखता है, ठीक, इसी की वैल्यू रखेगा, क्योंकि आपने क्यूमुलेटिव सम पढ़ा होगा। क्यूमुलेटिव जो शब्द होता है वो क्या होता है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके आगे वाले से वो एडिशन होता जाता है या फिर उससे कंपेयर होता है। तो पहले यहाँ पर जो वैल्यू रखना है वो तो आपको 10 ही मिलेगा, ठीक, क्योंकि पहला नंबर जो होता है उसको हम किसी से कंपेयर नहीं कर पाते, ठीक। तो पहला जो आपको इस कॉलम में यहाँ पे 10 मिलेगा। उसके बाद रो वाइज देखते हैं, ऊपर से नीचे भी देखते हैं, ठीक। तो ये 18 है, ये भी यहाँ पर 18 ही मिलेगा, और 11 है, यहाँ पर भी आपको 11 मिलेगा। सेकेंड में आता है देखना कि 13 कैसे आता है। तो इसको हम लोग ऊपर से टॉप से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप रो बाय रो रिप्लेसिंग द वैल्यूज विद द हाईएस्ट वैल्यू 8 फॉर ईच कॉलम, ठीक। तो जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उससे उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या वैल्यू लेना है, तो इससे हम क्या काम करते हैं, रो बाय रो देखते हैं, ठीक है। तो इस रो को देख रहे हैं, ठीक है, और फिर इस रो को देख रहे हैं, तो इससे हम लोग कंपेयर करके ही अगला वैल्यू इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पे 13 है, तो इसमें दोनों में मैक्सिमम कौन है, 13 है, इसलिए हम यहाँ पे 13 लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 15 है, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन है, 18 है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग 18 लेंगे। उसके बाद 11 है और 8 है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, 11 है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 11 लेते हैं, ठीक। उसके बाद सेम काम थर्ड वाली रोज़ के लिए करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग तीनों में देखेंगे 10, जैसे उसमें हम लोग इस वाले को फिल करने के लिए हम लोग इन दोनों को देख रहे थे, ठीक है। और इसको फिल करने के लिए तो हम लोग किसी को देखेंगे नहीं, क्योंकि सिंपली ऊपर वाली ही रो है, तो उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए बस सिंपली। सेकेंड वाला आया, इसको फिल करने के लिए हम लोगों को इससे कंपेयर करनी पड़ रही थी, देखनी पड़ रही थी इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन है। उसी तरीके से जब हम इसको फिल करेंगे तो हमें तीनों देखना पड़ेगा, तीनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन है। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, तो हमें यहाँ पर 10, 13 और 9 तीनों को कंपेयर करना पड़ेगा। जो क्यूमुलेटिव मैक्सिमम होगा वैल्यू उसी को हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 10, 13, 9 में 13 है, इसलिए 13 आ रही है। उसके बाद 18, 15, 20 में कौन सी मैक्सिमम वैल्यू, 20 आ रही है। 11, 8, 3 में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, 11 है, इसलिए यहाँ पर 11 आ रहा है। दिस इज़ योर क्यूमुलेटिव मैक्स, ठीक, इस तरीके से होता है।